जैसे ही उस आमिल ने वो धुएं वाला बर्तन जिसके अंदर कोयले जल रहे थे और उसमें से शदीद धुआं निकल रहा था, इस अंदाज में पकड़ के खड़ा था कि ये अभी मेरे सामने आए, मैं इसको धोनी देता हूँ। वो गुस्से से अपनी चारपाई से उठ के खड़ी हुई, उसके सामने आई और उसने तेज़ी से वो बर्तन उसके सामने कर दिया कि धुआं उसके मुंह में जाए। और धुआं उसके मुंह में भी गया, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने एक ज़ोरदार हाथ मारा, वो थाल दूर जा गिरा और उसी वक्त गुस्से से उसने दोनों हाथ उसके सीने पे मारे। वो आमिल उड़ता हुआ दरवाजे से बाहर जा गिरा और इतनी दूर जाके गिरा था कि उसकी कमर में ऐसी चोट लगी कि वो कराहना शुरू हो गया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। और उसके बाद घर वालों ने उसको उठाया और वो बोली, निकल जाओ मेरे कमरे से, निकल जाओ। वो सारे डर के कमरे से बाहर चले गए थे, देख चुके थे आमिल का उसने क्या हाल किया है। आमिल उठा और कहा, मुझे बाहर ले चलो। अब वो भागना चाहता था, वो उसको बाहर ले गए और ऐसा ही हुआ। आमिल वहाँ से दौड़ गया ये कहते हुए, ये बहुत ताकतवर है, मैं इसको नहीं निकाल सकता। अब घर वालों के अंदर एक और खौफ बैठ गया था। एक आमिल जो कोशिश कर रहा था वो इसको नहीं निकाल पाया, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें तो सिर्फ अब वही करना होगा जो वो फीमेल जिन्नी कहती है। और उसके बाद साजदा खामोश रहती। उसका दिल करता तो उठ के बाहर वाली चारपाई पे जाके लेट जाती, उसका दिल करता चलती हुई जाती जो अंदर कमरे के अंदर चारपाई पड़ी थी उस पे जाके लेट जाती। वो किसी से कोई बात नहीं करती थी, खाना नहीं मांगती थी, लेकिन जब खाना मांगने पे आती तो फिर उसी तरह कभी 10, कभी 20, कभी 30 रोटियां खा जाती। और जब वो कहती भूख लगी है, खाना खाओ, खिलाओ, तो वो समझ जाते कि बेइंतहा रोटियां पकाओ, इसका कोई पता नहीं 20 खाए 30 खाए। तो वो उस एहतियातन 30 रोटियां पका लेते। और ऐसा ही हुआ, जब दूसरी दफ़ा उसने कहा भूख लगी है, खाना खिलाओ, तो माँ जल्दी से रोटियां जितनी भी थीं उसके आगे उठा कर ले आई, वो 30 की 30 रोटियां। लेकिन साजिदा ने सिर्फ 10 रोटियां खाई और बोली, ले जाओ, और मेरा दिल नहीं है। वो ले गए। वहीं पे जहां उसने पहली दफा 30 रोटियां खाई और आमिल के बाद उसने 30 रोटियां खाने पे ही पहली दफा उनको लगा था कि इसके अंदर कोई जिन्नी है और आमिल को बुला के लाए थे। लेकिन वहाँ पे एक और हैरत अंगेज़ मंज़र देखा घर वालों ने, जो हैरान रह गए। और ये मंज़र पूरे गांव वालों को भी पता लगा तो वो हैरान रह गए। वो अपने बिस्तर से उठी और चलती हुई घर के बिल्कुल कोने पे दरख्त के साथ एक हैंड पंप यानी नलका लगा हुआ था। हैंड पंप होता है जिसको हाथ से चलाया जाता है, आगे लोहे का एक रॉड सा लगा होता है जिसके अंदर से पानी निकलता है, पाइप होता है लोहे का, उसमें से पानी निकलता है। अब घर वाले डर रहे हैं कि कहाँ जा रही है, बाहर तो नहीं जा रही। तो वो बच्ची साजिदा जिसकी उम्र 12 साल, वो चलती चलती हैंड पंप के पास चली गई है। और उस दिन घर वालों ने जो मंजर देखा वो एक और इंतहाई खौफनाक और भयानक मंजर था। वो गई है, उसने हैंड पंप को चलाया है और हैंड पंप को चला के अपना मुंह हैंड पंप के आगे से निकला हुआ जो लोहे का रॉड था, पाइप था जिसके अंदर से पानी निकलता है, उसने मुंह उस पाइप के आगे रख दिया। इधर से वो हैंड पंप को चलाई जा रही थी, इधर से पानी पिए जा रही थी, इधर से हैंड पंप को चलाई जा रही थी, इधर से पानी पिए जा रही थी। नामुमकिन थी ये बात एक 12 साल की बच्ची इतना ज़्यादा पानी पिए कि इधर से पानी चलाए जा रही है हैंड पंप को और इधर से पानी पिए जा रही है। तब माँ ने देखा पानी भी पी रही है और साथ साथ उसका सुसु भी निकल रहा है, लेकिन पानी पिए जा रही है, सुसु किए जा रही है। माँ डर गई इसका पेट ना फट जाए, इसके साथ कुछ हो ना जाए, इतना पानी इंसान कैसे पी सकता है, लेकिन वो पी रही थी। माँ जैसे उसके करीब गई एकदम से वो मुड़ गई। माँ डर गई रुक के कि वो पानी पी रही थी। माँ रोकने जा रही थी, माँ खड़ी देख रही थी, इतनी देर से हैंड पंप चला रही है, पानी पिए जा रही है, पानी पिए जा रही है, जितनी दफ़ा हैंड पंप चलाएंगे पानी तो निकलेगा, और पिए जा रही है। क्या होगा, पेट ना फट जाए, कुछ और ना हो जाए। और वो पिए जा रही है और शुशु किए जा रही है। तो माँ जैसे उसके पीछे गई है तो एकदम से मुड़ी और बोली, माँ को देख के ना एकदम गुस्से से, जबकि उसकी पीठ थी माँ की तरफ, माँ को उसने देखा नहीं था, लेकिन माँ जैसे करीब गई एकदम से मुड़ी और बोली, रुक जा वहीं पे, अगर तू यहाँ आई मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी। माँ डर के सहम गई, फिर से पानी पीने लग गई।
वो पानी इसी तरह पीती रही, सारे डर गए और ये बात पूरे गांव में मशहूर हो गई कि साजिदा ने इतना पानी पिया है, इतना पानी पिया है कि जैसे कोई जगों के जग पी गई हो। यानी अगर एक बच्ची के सामने 15-20 पानी के या 10-15 पानी के जग रखे जाएं, वो पी जाएं। एक काउंट तो किसी ने नहीं किया था, एक अंदाज़ा है जितनी देर से वो पी रही थी कि पानी पी गई। मर्द भी एक जग से 2 जग पी सकता है, 3 जग पी लेगा, 10 जग तो पानी के मर्द भी नहीं पी सकता, वो तो 15 पी गई थी। अब उसकी ताकत का अंदाज़ा इसी बात से उन्होंने लगा लिया था कि वो एक हाथ मारती है तो बाप उड़ता हुआ दूर जा गिरता है, 2 हाथ मारती है तो एक बाप से भी ज़्यादा तगड़ा सेहतमंद लंबे कद वाला जो पीर था वो उड़ता हुआ दूर जाके गिरा। बाप तो थोड़ा दूर गिरा था, वो हट्टा कट्टा इतना लंबा चौड़ा सेहतमंद तो दरवाजे से भी दूर जा गिरा था। और 30 रोटियां खा रही है और पानी पीती है तो पीती ही जाती है। पूरे गांव में ये बात मशहूर हो गई कि साजिदा के ऊपर जिन्नात आते हैं, उसकी हाजिरी होनी शुरू हो गई है। वो बहुत ज़्यादा खाती है और बहुत ज़्यादा पानी पीती है। और इस घर के अंदर अब ये रूटीन होने लगी। साजिदा ऐसे ही रोज़ तो नहीं खाती थी, बाज़ का 2 दिन नहीं खाती थी, 2 दिन उसको भूख ही नहीं लगती थी, तीसरे दिन वो खा लेती थी 10 रोटियां, 20-30 रोटियां। लेकिन फिर से उसने एक और फरमाइश करनी शुरू कर दी। एक दिन वो बोली, मुझे देसी मुर्गी खानी है। देसी मुर्गी को काट के ऊपर छत पे डाल दो। ये नहीं कि मुझे पका के खिलाओ, देसी मुर्गी को काट के ऊपर छत पे डाल दो, मैं खा लूंगी। घर वाले डरते थे, खौफजदा हो चुके थे। उन्होंने ऐसे ही किया, मुर्गी को काटा, काटने के बाद उठा के, मतलब उसकी गर्दन को काट दिया, काटने के बाद उसको उठा के ऊपर छत पे फेंक दिया। तो उन्होंने देखा साजिदा उठी है, चलती हुई ऊपर उस कच्चे घर की छत के ऊपर चली गई है। कुछ देर वो ऊपर रही है, किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी उसके पीछे जा सके, लेकिन माँ डरी हुई थी, बाप डरा हुआ था, सारे डरे हुए थे। छत के इर्द गिर्द पर्दे बनेरे, जिसको पंजाबी में कहते हैं पर्दे कहा जाता है, उसको बाउंड्री जो लगाई जाती है, वो तो नहीं थे, गिर सकती थी, छलांग ना मार दे, सबको खौफ था। लेकिन ये भी खौफ था जाएंगे हमें ही ना फेंक दे उठा के। जहाँ ये डर था कि खुद छलांग लगा सकती है, वहाँ पर ये भी डर था कि हमें ना फेंक दे। कुछ देर ऊपर रही और उसके बाद वो उतर के नीचे आई, अंदर कमरे में गई, जाकर सो गई। उन्होंने छत पे जाके देखा तो वो मुर्गी गायब थी। उसके पंख तक नहीं थे, उसकी खाल तक नहीं थी, उसके टांगे तक नहीं थी। कहाँ गई थी कोई नहीं जानता। घर वालों ने कहा शायद कहीं बाहर ना फेंक दिया। उस डाइन ने साइडों पे भी जाके देखा, मुर्गी का कहीं पे नामो निशान तक नहीं था। तो क्या वो उसके पर भी खा गई है, उसके पाँव भी खा गई है, उसका सारा वजूद खा गई है? कोई नहीं जानता था। लेकिन अब ऐसी फरमाइशें आने लगी, कोई भी ऐसी वो फरमाइश करती तो घर वालों को उसकी फरमाइश को पूरा करना पड़ता। लेकिन जो जो उनको पता लगा फलां जगह पे कोई आमिल रहता है, फलां जगह के कोई पीर रहता है, वो उसके पास ले जाते, उसको घर ले आते। कुछ पीर ऐसे ज़रूर आए जिन्होंने आके पढ़ाई की, और उस पढ़ाई से साजिदा गुस्से में भी नहीं आई, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए बेहतर भी हो जाती। वो कहते हैं उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाती। वो इस अंदाज में, जब पहली दफ़ा एक पीर आया, वो बहुत पहुंचा हुआ था, जो उसके पास इल्म था, उसने खड़े होकर सारा पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद उसके ऊपर दम किया, और जब दम किया तो वहीं पे उसके बैठे हुए ही साजिदा ने आंखें इस तरह खोल दी और घर वालों को देख के परेशान हुई कि घर वाले मेरे इर्द गिर्द जमा क्यों हैं, क्या हुआ है, क्यों जमा है। और वो जब बोली तो वही आवाज़ थी साजिदा की अपनी आवाज़, जो कई दिनों से माँ बाप ने नहीं सुनी थी। और जब साजिदा अपनी आवाज़ में बोली, अम्मी क्या हुआ है, ये सब जमा क्यों हैं, तो वो सारे यही समझे साजिदा लौट आई है, उस जिन्नी ने इसके वजूद को आज़ाद कर दिया है। लेकिन जैसे ही वो पीर गया, थोड़ी ही देर के बाद फिर से साजिदा का रूप बदल गया और फिर से उसका जिस्म अकड़ जाता, हाथ पांव मुड़ जाते और उसके आंखें लाल सुर्ख हो जाती और वही औरत उसके अंदर फिर से बोलती। अब जितने भी पीर फ़कीर थे वो इनसे इलाज करा रहे थे, लेकिन फ़र्क कोई नहीं आ रहा था। लेकिन अब वो साजिदा के अंदर मौजूद वो जिन्नी
उनकी मुर्गियों को खाती जा रही थी। घर के अंदर जितनी भी मुर्गियां थीं वो गायब हो रही थीं, और घर के साथ भी इर्द गिर्द हमसाइयों की जो मुर्गियां वगैरह थीं वो भी गायब होती जा रही थीं। क्योंकि एक रात उन्होंने देखा कि साजिदा उठकर बाहर से घर के अंदर दाखिल हो रही थी। सारे डर गए। माँ सोई हुई थी, आधी रात का वक्त था। माँ की आंख खुली तो उसने देखा साजिदा बिस्तर पे नहीं है। परेशान सी हुई, जल्दी से उधर ढूंढना शुरू हुई कि तभी वालदा की निगाह पड़ी। साजिदा बाहर वाले दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हो रही थी। वो कहाँ गई थी माँ नहीं जानती थी, माँ पूछ भी नहीं सकती थी। माँ डर गई, सहम सी गई। वो चलती हुई आई और आके अपने बिस्तर पे लेट गई। तब अगले दिन हमसाइयों ने बताया कि उनकी मुर्गियां गायब हो चुकी हैं। क्योंकि घर के अंदर भी मुर्गियां गायब हुई थी, तो ये हो ही नहीं सकता था कि साजिदा के अलावा कोई मुर्गियों को गायब करे। वो ही जिन्नी ही खाई जा रही थी। उसकी फरमाइशें, उसका पानी उसी अंदाज का पीना, आज भी उसी अंदाज का पानी पीती थी कि पानी पीती जाती और नीचे से सुसु करती जाती, ऊपर से पीती जाती, सुसु करती जाती। रोटियां खाने पे आती तो अंबार रोटियों के खा जाती। लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी साजिदा की आंखों में आंखें डाल सके। जानते थे कि वो इतनी ताकतवर है कि उड़ा के रख देगी। जब थक गए तो वहीं पर किसी ने बताया कि सक्खर के अंदर एक बहुत पहुंचे हुए पीर हैं, अगर आप उनके पास लेके जाएं वो इसका इलाज कर सकते हैं। क्योंकि ये इतनी ताकतवर इसके अंदर जिन्नी है कि जितने भी आमिल आए उन्होंने पढ़ाई की, कोई भी इसको वक्ती तौर पे तो निकाल सका, मुस्तकिल कोई ना निकाल सका। आप लोग वहां उसके पास लेकर जाएं। वो साजिदा को लेकर जैसे कैसे, अब मसला ये था बाकी पीर फकीर आमिल जो थे उनको तो घर में ले आते थे। अब इसको लेके जाना जो था वो बहुत मुश्किल था, तो उसके लिए इंतज़ार किया जाता। कभी कभी साजिदा का बिहेव ऐसा होता था जैसे वो नॉर्मल सी हो गई है। बोलती तो नहीं थी लेकिन बात सुन लेती थी, बात जैसे मान लेती थी। उठ मेरा बेटा, उठ उठ साजिदा उठ। माँ उसको उठाती तो वो सोई हुई उठकर बैठ भी जाती। माँ उसके कंधे से पकड़ती, उसको उठाती तो खड़ी भी हो जाती। माँ उसको चलाते हुए अंदर लेके जाती तो अंदर तक भी पहुँच जाती। तब घर वालों को इतना अंदाज़ा हो गया था कि कभी कभी वो मानती भी है, बोलती नहीं है, बात मानती भी है। तो बंदोबस्त किया गया जब भी वो इस तरह बात माने सुबह सुबह तो गाड़ी का बंदोबस्त रखें ताकि उसको गाड़ी में बिठाएं और इसको सक्खर ले जाएं। ऐसी ही एक सुबह 10 बजे का टाइम था। उसको उठाया तो माँ ने देखा आज मानने के मूड में है, आज जिन्नी गई हुई है, आज नॉर्मल हालत में है। फौरी तौर पे गाड़ी का बंदोबस्त किया गया। उसको माँ उठाकर गाड़ी के अंदर ले गई, उसको पिछली सीट पे बिठाया गया। एक साइड पे माँ, एक साइड पे बाप बैठा और गाड़ी रवाना कर दी गई। गाड़ी दरबार पे उनके पीर साहब के पास जाके रुकी। उसको जैसे ही पीर साहब के पास लेके गए तो पीर साहब ने दूर से ही उसको पहचान लिया और कहा ये बहुत ताकतवर है, इसके अंदर जो चीज़ भी है ये बहुत ताकतवर है, लेकिन मैं इसको निकाल दूंगा, तुम लोग परेशान मत हो, बिठाओ इसको मेरे सामने। साजिदा को पीर साहब के सामने बिठा दिया गया। पीर साहब ने पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ते रहे। साजिदा बिल्कुल नॉर्मल बैठी रही, कोई तासुरात नहीं आ रहे थे। काफ़ी देर पढ़ाई करने के बाद भी जब कोशिश कर चुके तो हाजिरी नहीं हो रही थी। और पीर साहब ने एक पानी का जग मंगवाया, फिर उसके ऊपर पढ़ना शुरू किया। तकरीबन आधा घंटा वो कहते हैं पानी के जग के ऊपर पढ़ते रहे। और उसके बाद पानी जब उसमें से निकाला और उठा के जैसे ही साजिदा पे छींटा मारा तो उसी वक्त साजिदा का वजूद लरजना शुरू हो गया। उसके कंधे ऐसे हिलने शुरू हो गए, हाथ पाँव मुड़ने शुरू हो गए, जैसे पहली दफ़ा उनके घर में चौथा दिन था, तबीयत ख़राब होने के बाद उसकी हालत हुई थी, वैसे ही उसकी हालत होना शुरू हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर हाजिरी आ गई और उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं। और जब दूसरा छींटा पीर साहब ने उसके ऊपर दोबारा फेंका तो लाल सुर्ख आंखों के साथ साजिदा के अंदर से वो गुराई। घर वाले समझ गए हाजिरी हो गई है। और पीर फिर कुछ देर पढ़ता रहा और उसके बाद बोला, कौन है तू और क्यों तू इसके अंदर आई है? क्यों तूने इस मासूम के वजूद को जकड़ रखा है? बोल, नहीं तो मैं यही पानी डाल के तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। और वो आगे से उसी तरह गुराती रही। हो पीर साहब ने फिर एक छींटा उसके ऊपर फेंका तो और तेज़ तेज़ गुराना शुरू हो गई, जिससे लगता था कि वो जितनी भी ताकतवर है, लेकिन ये पानी का छींटा जब उसके वजूद के ऊपर पड़ता है तो वो तड़प जाती है। और जब छींटा उसके वजूद पे पड़ा तो वो तड़प सी गई और फिर बोले, बोल, नहीं तो मैं एक और तेरे ऊपर डालने लगा हूँ। तो बोली, बोलती हूँ। और फिर उसने बताना शुरू किया कि उस दिन ये सारी फैमिली कॉटन चुन रही थी और ये लड़की वहाँ से उठी है, इसको पेशाब आया था
तो ये काफ़ी दूर चली गई, क्योंकि ख़वातीन काम कर रही थी, ये कोई मस्ती में थी या क्या हुआ, बच्ची थी उसको नहीं पता। ये चलती 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 आगे दरख्तों का जो एक झुंड बना हुआ था, काफ़ी जहाँ पे कोई जाता भी नहीं था, वो उन दरख्तों के झुंड के पास गई और वहाँ पे झाड़ियाँ उगी हुई थी, वहाँ पे कोई जाता नहीं था। ये अपनी तरफ से छुप के बैठ रही थी कि कोई मुझे देखे ना, दिन का टाइम है, क्योंकि बच्चियों को सिखाया जाता है कि वहाँ पर बाथरूम तो होते नहीं है गाँव के अंदर, आज हों तो पता नहीं, 98 में तो नहीं होंगे। तो ये रातों को जाती हैं, दिन को अगर इनको जाना पड़ जाए तो इनके लिए बड़ा अजाब होता है कि कोई मर्द ना देख ले, कोई देख ना ले। तो अपनी तरफ से एक ऐसी जगह ढूंढती हैं जो बहुत छुपी हुई हो, जहाँ पे कोई भी ना देख सके। रात को तो अंधेरा होता है, 3-4 ख़वातीन इकट्ठे होकर वॉशरूम के लिए जाती थी और अंधेरे में करके आ जाती थी, क्योंकि अब दिन था। तो इसलिए वो दूर चलती 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 काफ़ी दूर चली गई और एक ऐसी जगह पे दरख्तों का झुंड था और उसके अंदर झाड़ियाँ, वहाँ जाके वो पेशाब करने बैठ गई। तो उसने बताया कि उस जगह पे मेरे बच्चे बैठे हुए थे। मेरे बच्चों के ऊपर जाके ना सिर्फ इसने पेशाब किया है, बल्कि इसने पाँव उनके ऊपर रख दिए हैं, जिसकी वजह से मेरे 2 बच्चे मर गए हैं। कुछ बच्चों पे इसने पेशाब किया है और 2 बच्चे मेरे मर गए हैं। मैं जब मुझे पता लगा कि इसने मेरे बच्चों पे पेशाब किया और मेरे 2 बच्चे मर गए हैं, तो बस उसी वक्त मैंने इसको पकड़ लिया। मैं चाहती तो इसकी गर्दन मरोड़ देती, लेकिन मेरा गुस्सा ठंडा ना होता। मैं कैसे एकदम से इसको जान से मार दूं? मैं इसको तड़पा तड़पा के मारूंगी, क्योंकि इसने मेरे 2 बच्चों की जान ली है। इस वजह से मैंने इसके वजूद पे कब्जा कर लिया है। अब मैं इसके वजूद को छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको तड़पा तड़पा के मारूंगी। मैं अब इसके वजूद के अंदर आती हूँ, इसको तड़पाती हूँ, इसको तकलीफ देती हूँ, उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपने बच्चों के पास। फिर मैं वापस आती हूँ, इसको तकलीफ देती हूँ, इसको तकलीफ दूंगी। इसने मेरे बच्चे मारे हैं, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तब पीर साहब ने इसको समझाया कि ये एक इंसान है और इंसान को जिन्नात नज़र नहीं आते। तू जो कह रही है तेरे बच्चे मारे हैं, क्या तेरे बच्चे इसको नज़र आए थे? नहीं। अगर नज़र आते तो ये तो डर के बेहोश हो जाती, ये तो भाग जाती, ये तो जिन्नात के बच्चों को देख ही नहीं सकती। इंसान, बच्ची बड़े से बड़ा बेहोश हो जाए, इस बच्ची का तो हशर नशर हो जाता जिन्नात के बच्चों को देख के। उसको तो नज़र ही नहीं आया, उसको क्या पता। वो तो मासूम इसलिए दूर गई कि दिन का टाइम है कि कोई मर्द उसको देख ना ले। शर्मो हया के मारे वो अपनी जगह, अपनी तरफ से एक ऐसी जगह पे जाके बैठी जो छुपी हुई जगह थी। तो उससे अंदाजा लगा वो इस उम्र में भी कितनी शर्मो हया वाली बच्ची है। वो कहां से तेरे बच्चे देख रही थी? क्या तेरे बच्चे नजर आ रहे थे? तूने बहुत गलत किया है। मैं तुझसे कह रहा हूं, इसको छोड़ दे। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। तेरे बच्चे मरे हैं, तुझे तकलीफ है, तू माँ है, ये बात सही है। लेकिन जब पाबंदी लगाई गई है कि जिन्नात दिन की रोशनी में नहीं नजर आएंगे, रात जिन्नात के लिए बनाई गई है और दिन इंसानों के लिए बनाया गया है, तो तुम्हारे बच्चे दिन को वहां पे क्या कर रहे थे? तो वो बोली वो खेल रहे थे। तो उसने कहा तुम्हारे बच्चों का कसूर है। हाँ, रात तुम्हारी है, रात को कोई ऐसा करता है फिर भी मैं तुम्हारी बात को मान लूं, दिन इंसानों के लिए बनाया गया है, ये तो कुरान में हुक्म है। रात किसी और मखलूक के लिए और दिन इंसानों के लिए, इसलिए तेरे बच्चों की गलती है, इसकी गलती नहीं। और दूसरा, इसने तेरे बच्चों को देखा भी नहीं, चल इसको छोड़। खैर, उन्होंने कहते हैं काफ़ी एक लंबा प्रोसीजर हुआ। उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद उसके ऊपर छींटे मारे और उसके बाद वो वहाँ से जब गई तो वो वहीं पे बच्ची साजदा बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद जब वो होश में आई, उन्होंने कहा इसको पानी पिलाएं। उसको पानी पिलाया, उसने नॉर्मल पानी पिया और अपनी ही आवाज़ में बोली, जिससे पता लगा वो ठीक हो चुकी है। साजदा की ही आवाज़ थी। पीर साहब ने क्या कहा, आप इस बच्ची को लेके जाएं, आपका घर कहाँ है? उन्होंने कहा हमारा घर फलां जगह पे है, हम स्पेशल गाड़ी से आए हैं। तो पीर साहब ने कहा मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, आज नहीं। आज मैं पढ़ूंगा और कल आऊँगा तुम्हारे घर। अभी इसको लेके जाएं, लेकिन मैं कल आऊँगा। वो लोग साजदा को लेके वहाँ से जब रवाना हुए तो साजदा बिल्कुल ठीक थी और बात कर रही थी अपनी ज़ुबान में। गाड़ी मेन हाईवे पे आ गई। 120 की स्पीड से को कहते हैं गाड़ी तेज चल रही थी कि एकदम से साजदा ने पीछे मुड़ के देखा और एकदम से उसके मुंह से चीख निकली और उसने अपने माँ बाप को बताया कि एक कोई इंतहाई ऊंची सी औरत है जिसका कद कोई 40-50 फुट लंबा है। वो बहुत तेज तेज सड़क के किनारे भागती हुई आ रही है और अगर कोई दरख्त नजर आता है तो वो छलांग मारती है, दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है और फिर छलांग मार के नीचे उतर आती है। और गाड़ी 120 की स्पीड से भाग रही थी। इतनी ही स्पीड के साथ वो भागती हुई उसके पीछे आ रही थी।
आज पहली दफ़ा ऐसा था कि साजिदा अपनी ही ज़ुबान में बोल रही थी, होशो हवास में थी और एक औरत को देख पा रही थी जो पीछे भागती हुई आ रही है। तो माँ बाप ने पूछा कौन है, वो कैसी है? तो उसने बताया 40-50 फुट वो लंबी है, बिल्कुल एक औरत है, उसके वजूद पे कोई कपड़े नहीं हैं, काला स्याह उसका वजूद है, जैसे बाल होते हैं जिस्म के ऊपर छोटे छोटे, उसके पूरे वजूद के ऊपर एक बाल हैं। दूर से ही क्लियर आज़ा से वो एक औरत नज़र आती है और वो भागती हुई तेज़ी से आ रही है। उसका जो मुंह है वो काला स्याह है, उसकी आंखें, उसका नाक, उसका मुंह नज़र नहीं आ रहा, वो हिस्सा उसका काला स्याह है, लेकिन उसके बाजू इतने लंबे हैं, जितना लंबा उसका कद है उतने लंबे उसके बाजू हैं और बिल्कुल पतली सी उसकी टांगें हैं, लेकिन उसका कद बहुत बड़ा है, बहुत भयानक और बहुत खौफनाक है, जो गाड़ी के पीछे भागती आ रही है। तभी पीर साहब के वो उनको अल्फाज याद आ गए कि कल मैं आऊँगा, लेकिन आज आपने इसको ले जाते हुए ये लफ्ज़ पढ़ते हुए जाना है, रात को भी इसके ऊपर दम करते रहना है, रात सारी पढ़ते रहना है, जब तक मैं ना आऊँ आपने ये पढ़ते रहना है। उसी वक्त माँ बाप ने वो पढ़ना शुरू कर दिया और साजिदा डरी सहमी बैठी रही। माँ ने कहा पीछे मत देखो। वो पढ़ते गए और बेटी पे दम करते गए, पढ़ते गए, बेटी पे दम करते गए। अल्लाह अल्लाह करके वो घर पहुँचे। घर जाके भी उन्होंने बेटी को लिटाया, खिलाया पिलाया, जो कुछ थोड़ा बहुत बेचारी खा सकती थी, कमज़ोर सी हो गई थी, इतना रोटियां वो खाती थी, साजिदा कमज़ोर सी हो गई थी। और वो रात सारी सोए नहीं, रात सारी जागते रहे, साजिदा पे पढ़ते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर भी एक बंदा साजिदा के सिरहाने बैठा रहा, पढ़ता रहा। जैसे ही पढ़ना बंद करते, साजिदा कहती मेरा सांस बंद हो रहा है, वो फिर से पढ़ के साजिदा पे दम करते, उसका सांस बहाल हो जाता। कि अगले दिन पीर साहब घर में आ गए और जैसे ही घर में पीर साहब दाखिल हुए, आते ही उन्होंने पूरे घर को पढ़ाई करके फूंके मारना शुरू कर दिया, पूरे घर पे दायरा कड़ा करना शुरू कर दिया। वो पानी का जग मंगवा के उसके ऊपर पढ़ाई करके घर को छींटे लगाते गए और पूरे घर के ऊपर जब वो छींटे लगा चुके, दोबारा से बैठ के पढ़ाई की और साजिदा को पानी दम करके दिया और कहा इस घर के अंदर उसने आने जाने का ठिकाना बना रखा था। मैंने इसलिए कहा था वो आएगी क्योंकि यहाँ पे उसका ठिकाना है, लेकिन अब मैंने उसके ठिकाने को ख़त्म कर दिया है। मैं इस घर को दायरा कड़ा कर चुका हूं, अब इस गांव को भी दायरा कड़ा करने जा रहा हूं ताकि वो इस गांव में भी दोबारा ना आ सके। फिर वो पीर साहब बाहर निकले जग पानी का लेके और गांव के अंदर भी छिड़कते रहे, पढ़ते रहे, छिड़कते रहे। तकरीबन 2-3 घंटे लग गए गांव के अंदर फिरते हुए। वापस आए और बोले अब ये बच्ची बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है, उसके रास्ते को मैंने बंद कर चुका है, अब मैं सुकून में आ गया हूँ। कल मैं भी सुकून में नहीं था। वो बहुत ताकतवर चीज़ थी, वो बहुत ताकतवर थी, आप लोगों की सोच से भी ताकत, लेकिन अल्लाह का कलाम उससे भी बड़ा ताकतवर है। मुझे ये था कि तुम्हारे गांव में ये ना आ जाए, तुम्हारे घर में ना आ जाए, लेकिन तुम्हारा गांव और तुम्हारा घर अब महफूज है, अब परेशानी की कोई बात नहीं। उन गरीबों ने जितना सेवा कर सकते थे पीर साहब की सेवा की और कहते हैं पीर साहब वहाँ से चले गए। लेकिन उसके बाद कभी भी साजिदा के साथ कोई वाक़या नहीं हुआ। आज साजिदा कराची में रहती है, माशाल्लाह शादीशुदा है, उसके बच्चे हो चुके हैं, वो अपनी एक हैप्पी लाइफ शौहर के साथ गुजार रही है, खुश है अपनी ज़िंदगी से। लेकिन आज भी वो नहीं जानती, उसके घर वाले ज़रूर जानते हैं कि वो कैसे पानी पीती थी और वो कैसे किसी को उठा के पटकती थी और कैसे उसके अंदर एक ताकतवर जिन्नी की हाज़िरी होती थी। उसको सिर्फ अगर याद है, आज एक माँ है, बच्चों की माँ है, शादीशुदा ज़िंदगी में सिर्फ इतना याद है कि गाड़ी के पीछे एक बहुत बड़े कद की भयानक औरत दौड़ती हुई आ रही थी।